नमस्ते, प्रणाम सभी को। और आज हम जो चार्ट करने वाले हैं वो है दृष्टिकोण चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और मैं इसके नोट्स आपको शेयर कर लेती हूँ। और फिर हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे दृष्टिकोण चार्ट बनेगा और दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। और इससे आपको ना केवल आपके सिबलिंग के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको उनके व्यक्ति के नेचर के बारे में भी बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी। क्योंकि देखिए, ऊपर से सब लोग अच्छा दिखते हैं, सब लोग अच्छा ही ऑब्वियसली एजुकेटेड है तो बिहेव अच्छा करेंगे। लेकिन जब आप मैरिज के लिए जा रहे हैं, मैरिज की मैचिंग है, तो व्यक्ति क्या गुस्से वाला है, क्या वो डिप्लोमेटिक है, या वो हिडन उसकी कुछ एम्बिशन भी हो सकते हैं, डिजायर्स भी हो सकती हैं। वहां पे दृष्टिकोण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी दृष्टिकोण का बड़ा अच्छा यूज है। ठीक है। और इवन क्राइम में, क्राइम रिलेटेड केसेस जो होते हैं उसमें भी हमें दृष्टिकोण का यूज आता है। तो खैर वो सब तो आप एडवांस कोर्स में सीखोगे। लेकिन आपको इस समय जो बेसिक कोर्स में दृष्टिकोण से सिबलिंग्स देखना, बच्चे जो हुआ है उसके छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं, या उसके बड़े भाई बहन हैं नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी कुंडली चेक भी करनी होती है हमें। बायोफैक्ट्स, तो बायोफैक्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट बायोफैक्ट होता है आपके सिबलिंग। कोई व्यक्ति ब्लीचिंग करके या मेकअप करके गोरा लग सकता है, सुंदर लग सकता है, या उसने नोज सर्जरी करा ली है ना, या फेस सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन जो सिबलिंग है वो तो फिक्स्ड है ना, जो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा है। और डेफिनेटली इसे सिबलिंग्स के D3 के चार्ट के द्वारा आप लगन का जो करेक्शन है, लगन बर्थ टाइम करेक्शन जो है BTR, वो भी हमें कई बार बड़ी मदद मिल जाती है जब हमें बायोफेक्ट देखते हैं। और लगन अगर बिल्कुल कस्प पे पैदा हुआ कोई व्यक्ति, जैसे 28 डिग्री का लगन है, या 2 डिग्री का लगन है, या 5-6 डिग्री तक का भी लगन है, तो वहां पे हमें बायोफेक्ट ब्रदर सिस्टर्स यंगर एल्डर देख के उसके द्वारा फिर हमें दृष्टिकोण फिक्स करने के बाद फिर आपको लगन भी सही टाइम बर्थ टाइम में D1 में मिल जाएगा। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण में हम आज बड़ी सारी कुंडलियां भी लगाएंगे, क्योंकि ना केवल ऐसी कुंडलियां लगाएंगे जहाँ कई भाई बहन हैं। एक ऐसी कुंडली भी मैं लाई हूँ जिसमें एक भी भाई बहन नहीं है, और एक ऐसी कुंडली है जिसमें एक ही सिबलिंग है। तो तीन तरह की कुंडलियां साइन आज कर लेंगे, बाकी फिर आप और वेरिएशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली D3 चार्ट क्या है, ये 1/3 पोर्शन, मतलब जो एक राशि में 30 डिग्री है, तो उसको 3 टाइम मैग्नीफाई व्यू देखने के लिए उसके 3 भाग कर देंगे, और जिस पार्ट में यानी 10-10 डिग्री के 3 भाग हो जाएंगे। तो जिस पार्ट में कोई प्लैनेट है वो पार्ट्स हमें उठा के एक नई कुंडली बनानी है। और इस तरह से हम जो 360 डिग्री है उसमें से 240 डिग्री को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, और 120 डिग्री को ही हम रख रहे हैं। हर राशि का हम 10-10% पार्ट रख रहे हैं एक तरह से। और इस तरह से आप देखोगे 30 डिग्री बड़ा आसान है कैलकुलेशन, क्योंकि 10-10 डिग्री के ही 3 भाग है। आपको कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे D7 में याद रखना पड़ता है, या और दूसरे ट्रिमशांशा में भी देखना पड़ता है कितना एग्जैक्ट। तो यहाँ पे 10-10 डिग्री के 3 भाग हो गए। अब यहाँ पे एक और बड़ी सिंपल बात है कि इसके द्वारा आप जो D1 में देखोगे, D1 का जो थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन है, वो सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस हम D3 या दृष्टिकोण कुंडली में कंफर्मेशन के लिए लेंगे। अब D3 ना केवल थर्ड हाउस आपका सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग है, बल्कि वो शॉर्ट ट्रेवल्स भी है। छोटी छोटी यात्राएं, कई लोग 2 दिन के लिए विदेश जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई 3 दिन के लिए दुबई जाना पड़ रहा है, या कोई भी शॉर्ट ट्रेवल जितनी भी हैं, पिलग्रिमेजेस भी लोग करते हैं, है ना। तो ये सब शॉर्ट ट्रेवल्स को भी D3 से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सक्सेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 50% सक्सेस इज बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में ना केवल आपकी बोलने की और समझाने की, एक्सप्रेशन की, स्पीकिंग स्किल देखी जाती है, बल्कि लिसनिंग स्किल्स भी देखी जाती है। तो थर्ड हाउस इज ईयर्स ऑल्सो, ईयर्स, कम्युनिकेशन। और ऑब्वियसली D3 से हम ये भी समझेंगे कि वो व्यक्ति कितना समझता है ना, कितना वो समझा पाता है अपनी बात। फिर हैप्पीनेस फ्रॉम सिबलिंग। नाउ ब्रदर सिस्टर तो हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी भी कुंडलियां हैं जहाँ पे ब्रदर्स ने आपस में केसेस कर दिए हैं एक दूसरे को, और कुछ 10-10 15-15 साल से केस चल रहा है। मतलब वो दुश्मन बने हुए हैं, जैसे कौरव और पांडवों में झगड़ा था, लड़ाई थी।
कलयुग में तो उससे भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपका भाई या आपकी बहन, जो भी आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है, वो क्या आपको एक दोस्त या एक मित्र की तरह आपके साथ रहेंगे या आपके दुश्मन बन के आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे? ये ऐसे मैटर्स जहां पे होते हैं, वहां पे जहां पे मर्डर तक हो जाते हैं इवन, तो ये भी हमें फिर उससे D3 से कंफर्मेशन मिलेगा। फिर नेचर तो मैंने आपको बताया ही है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी तीनों दृष्टिकोण के लॉर्ड्स कौन है और कैसे हमारा नेचर गवर्न करते हैं दृष्टिकोण के भाग। और लास्ट में लॉन्गेविटी ऑफ सिबलिंग, आपका भाई बहन की आयु कितनी है, जिंदा ही नहीं रहेगा, हो सकता है होते ही डेथ हो जा रही है, आप तो पैदा हो गए है ना, आपसे ऊपर बड़े भी कोई नहीं था, आपके बाद जितने भाई बहन हो रहे डेथ हो रही है बार बार, तो ऑब्वियसली आपके भाग्य में सुख नहीं है। और ये वाली चीज हम यूज कर सकते हैं जब किसी बच्चे के लिए जैसे किसी माँ बाप ने कुंडली दिखाई कि हमारा एक बच्चा है, हमें दूसरा बच्चा प्लान करना है। अब हम्म। मान लो एक बेटी है और अब उन्हें बेटा ही चाहिए, तो ऑब्वियसली उस बेटी की कुंडली में जो उनके बच्ची है, उसके भाग्य में क्या सुख है, क्या वो भाई का सुख है या बहन का सुख है? तो बच्चे की कुंडली से भी हम उसके सिबलिंग की प्रिडिक्शन करके माँ बाप को प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि आपके बच्चा कौन सा होगा, जेंडर क्या होगा। और ये बहुत अच्छा रेट आता है, इसका एक अच्छा आर्टिकल भी मेरा वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं। उसमें माँ बाप की कुंडली का एनालिसिस भी दिया है कि दूसरा बच्चा क्या होगा या तीसरा बच्चा क्या होगा। और उसके जो बच्चे अवेलेबल हैं, जो उनके ऑलरेडी बच्चियां हैं, दो बेटियां जिनकी, उनके फिर उनके दोनों के भाग्य में क्या तीसरा सिबलिंग जो मतलब जो आ रहा है, बड़े वाले के में दो छोटे भाई बहन और फिर छोटे वाले का एक और, तो वो भी हम क्लैरिटी से निकाल लेते हैं। तो ये D3 चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे बनाना है D3? अब आप देख लेंगे कि 10 10 10 डिग्री के तीन भाग कर दिए आपने, लगन की डिग्री के मान लीजिए। और अब जो भी अगर 0 to 10 डिग्री तक का लगन है या कोई ग्रह है, उसको पहला दृष्टिकोण में वो हो गया। ठीक है, 10 से 20 दूसरा दृष्टिकोण हो गया, और फिर दूसरे से 20 से 30 डिग्री थर्ड दृष्टिकोण हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई और इवन नहीं देखना आपने, सिंपल ये देखना है, अगर पहला दृष्टिकोण है 10 डिग्री तक है, तो वही राशि जहां जो लगन है वही राशि आपका लगन बन जाएगा D3 का। अगर दूसरा दृष्टिकोण है 10 to 20 डिग्री लगन की डिग्री है, तो वहां से पांचवां घर का जो भी राशि है ना, वो आपका D3 का लगन बन जाएगा। और अगर थर्ड दृष्टिकोण में कोई बॉर्न हुआ है, तो नाइन्थ हाउस में जो राशि है उस लगन से वो उसका D3 का लगन बन जाएगा। और सेम चीज हमें हर प्लेनेट के लिए भी यूज करनी है, कि वो प्लेनेट जिस राशि में भी बैठा है, अगर वो 10 डिग्री तक का प्लेनेट है तो पहले दृष्टिकोण का है, तो वो उसी राशि में D3 में जाएगा जिस राशि में वो D1 में था। अगर 10 से 20 डिग्री का प्लेनेट है कोई भी किसी भी राशि में, चाहे ऑड हो या इवन हो, तो वहां से आपको पांचवां घर गिनना है, और पांचवी घर में जो राशि है वो उस राशि में D3 में उसे बिठाना है। और फिर इसी तरह 20 to 30 डिग्री तक का अगर कोई ग्रह है, तो वो तीसरे दृष्टिकोण का ग्रह है, और उसको हमें फिर 9th हाउस फ्रॉम दैट राशि जिसमें वो D1 में है उससे बिठाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, श्वेता और चारू? नो मैम। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीनों दृष्टिकोण के स्वामी कौन कौन है? ठीक है, अब ये याद रखिए, नारद, अगस्त्य और दुर्वासा, ये तीन ऋषि हैं। और नारद जी को तो भगवान नारद माना गया है, इवन दुर्वासा जी को भी भगवान की उपाधि दी गई है। और अगस्त्य ऋषि भी बहुत फेमस रहे हैं, अगस्त्य ऋषि के नाम से अगस्त मंथ होता है। क्या आपको ये बात पता है? नो मैम। ये अगस्त, ये जो, ठीक है सब बोलेंगे ये तो ग्रीक कैलेंडर और इससे आया है, लेकिन अगस्त करके जो गॉड है, वो अगस्त्य, जो हमारे भारत के जो ऋषि रहे हैं अगस्त्य, उनके उनसे नाम से हो, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। अगस्त्य ऋषि के बारे में आप एक्सप्लोर करिएगा गूगल पे, तो आपको पता चलेगा ही वह सच्चे वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, और इतना काम एंड क्वाइट, मतलब उनमें कोई नेगेटिविटी ऐसा कह सकते हैं कि थी ही नहीं। अगस्त्य ऋषि को एक ऐसा माना जाता है जैसा हम सबको बनना चाहिए। तो बेस्ट दृष्टिकोण जो होता है तीनों दृष्टिकोणों में, वो होता है बीच का दृष्टिकोण, यानी 10 से 20 डिग्री का, चाहे लगन हो चाहे ग्रह हो। अगस्त्य दृष्टिकोण में अगर आप बॉर्न हुए हो, तो वो बहुत अच्छा कंपोजिट, या ये कह सकते हैं कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो एक अच्छा बनता है रोल। अब नारद दृष्टिकोण को, वैसे तो भगवान नारद तो भगवान विष्णु के एक अवतार माने गए, लेकिन नारद जी को ये ऐसा देखा भी गया है, मतलब जो शास्त्रों में है, कि वो एक
लोक से दूसरे लोक जाते रहते हैं। उनके पास ये पावर है, वो मन की गति से वो एक किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, कम्युनिकेशन। और वो जाते क्यों है? ऐसे नहीं जाते, वो जाते इसलिए कि उन्हें कोई चीज कन्वे करनी होती है, किसी को समझाना होता है, तब वो जाते हैं। भगवान विष्णु के भक्त हैं, और नारायण नारायण कहते हैं, मतलब वो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त कह लीजिए, या उन्हीं का रूप है। तो नारद जी के लिए, नारद से आप इसको ऐसे इन्फर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो नारद ऋषिकुल में पैदा हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। उसको वो एक कम्युनिकेशन के साथ साथ वो ट्रैवलिंग बहुत करेगा, जैसे नारद जी करते हैं। और साथ में वो इंटेलिजेंट होगा, क्विक होगा। नारद जी बहुत द्रुत गति से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो पुराण है उनमें लिखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो नारद ऋषिकुल में पैदा हुआ है, ऐसा मानते हैं कि वो बहुत क्विक होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, और वो डेफिनेटली वो एक्सेल तो करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज की दुनिया में कई लोग इस चीज को ऐसे लेते हैं कि ये एक जगह की बात दूसरी जगह को लगा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हमारे जो पुराणों में स्टोरीज हैं उसमें भी ऐसे दिखाया है कि जैसे बैक बाइटिंग या इस तरह से, कि वो उन्होंने इधर की बात उधर लगा दी और फिर उससे एक युद्ध हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई, या जिसके कारण फिर एक बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ। तो नारद ऋषिकोण के लिए माना जाता है कि ऐसे लोग बेसिकली कई बार झगड़ा भी करा देते हैं। ठीक है। लेकिन नारद जी का अपना पर्सपेक्टिव, या उनकी जो वो है पर्सनैलिटी है, वो एक डिवोटी की है, और साथ में नॉलेजेबल पर्सन की। तो फर्स्ट दृष्टिकोण को आपको इस तरह से लेना है कि कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट दृष्टिकोण में पैदा हुआ है, वो इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, विष्णु जी का डिवोटी होगा, गॉड का मतलब भगवान को मानने वाला होगा, और साथ में वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, और थोड़ा बहुत हो सकता है उसके कारण झगड़े वगैरह इधर उधर होंगे। अब थर्ड दृष्टिकोण जो है वो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि अत्रि, मुनि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र, और चंद्रमा उनके भाई, और दत्तात्रेय जी उनके भाई, है ना। तीन तीन संतान थी अत्रि अनुसुईया की। तो दुर्वासा ऋषि के लिए माना जाता है कि वो बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत पावर थी। लेकिन उनमें सिर्फ एक कमी थी कि वो गुस्सा बहुत कर लेते थे, उनका गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी शायद आपने अगर सुनी हो, तो वहां पे जब वो वहां आश्रम में गए और उन्होंने पुकारा, भिक्षा मांगी, या कि मैं आया हूं तो मेरा स्वागत किया जाए, तो शकुंतला अपने प्रेम के कारण, शकुंतला अपने थॉट्स में, अपने ख्यालों में थी, और उसने सुना नहीं। तो विदाउट ये जाने में कि वो अपने पति की यादों में मग्न है, और उसने तो सुना भी नहीं आपकी आवाज, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि भाई तुम जिसके ख्यालों में डूबी हो वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाए। बाद में फिर शकुंतला जी की जो वो थी सहेलियां थी, उन्होंने बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फाइनली फिर उन्होंने उसको एक, कहना चाहिए, कैंसिलेशन ऑफ दैट श्राप दिया कि ठीक है, अगर अपनी कोई, उसकी प्रेमी की कोई चीज आप दिखा दोगे तो वो याद आ जाएगा। लेकिन गुस्सा तो हो ही गया। तो ये स्टोरी जो दुर्वासा ऋषि से संबंधित फेमस है, वो यही बताती है कि बेसिकली गुस्सा करने से कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसीलिए थर्ड दृष्टिकोण में कोई ग्रह बैठा हो या लगन हो किसी का, तो वो व्यक्ति गुस्से पे उसे कंट्रोल नहीं होता, और उसको ऑब्वियसली इस कारण काफी प्रॉब्लम्स में वो फंस सकता है कई बार। अदरवाइज वो पावरफुल है, दुर्वासा ऋषि जैसे पावरफुल है, उनमें इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि वो श्राप दे देते थे, भगवान तक को श्राप दे देते, है ना। विष्णु जी को लात मार दी थी उन्होंने छाती पे, ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बेसिकली, लेकिन आपको बस ये तीन चीजें याद रखने के लिए, NAD, नाद करके याद रख लीजिए। जब भक्त की भक्ति परिपूर्ण हो जाती है ना, या अब आप जब आप मेडिटेशन में एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपका ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मांड होता है वो खुल जाता है, तब आपको नाद का स्वर सुनाई देता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है ना। वो एक एक साउंड है जो भगवान की आवाज है, समथिंग। तो वो नाद, NAD, नाद, तो उससे आप नाद से याद रख लीजिए। एक निमोनिक मैंने बनाया है याद रखने के लिए। D3 के लिए पहला दृष्टिकोण के स्वामी नारद, दूसरे के अगस्त्य, तीसरे के दुर्वासा। और ये तीनों की अलग अलग जो इनके साथ स्टोरीज जुड़ी हैं, उससे आप इसकी क्वालिटीज इन दृष्टिकोणों में पैदा हुए व्यक्ति या लगन से आप इन्फर कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। अब ये जो दृष्टिकोण चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले, जैसे D1 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं D9 हमेशा बोलती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ कि अब की जो भी रेलिवेंट चार्ट है वो आप देखो।
लेकिन आफ्टर D9 जो थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट माना गया है, हमारे जो 16 चार्ट मिनिमम बताए हैं पराशर जी ने, उसमें वो इम्पोर्टेंस D3 को दी गई है। ये एक छोटा सा टेबल मैंने यहाँ बनाया है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जो 16 तरह की कुंडलियां डिविजन चार्ट होती है, उसमें षड वर्गा सबसे पहले कहते हैं, कम सबसे कम से कम षड वर्गा देखो अगर समय है तो। और षड वर्गा में जो पॉइंट्स हैं वो 20 पॉइंट अगर टोटल दिए गए हैं, उन सारे पॉइंट्स मतलब 20 नंबर अगर आप दो, तो उसमें से 6 नंबर आपको राशि चार्ट में जो निकल के आ रही प्रिडिक्शन उसको देने होंगे। 5 मार्क्स आपको नवांशा कुंडली को देने होंगे, और दृष्टिकोण को 4 मार्क्स। तो सोचिए ये तीनों मिलके 15 75%। तो इन तीनों चार्ट्स ने ले लिया। फिर 2%, मतलब 2 मार्क होरा के हैं, 2 द्वादशांशा के हैं, और एक त्रिमशांशा D30 को दिया गया है। मतलब 20 के स्केल में आपको ये देखो कि दृष्टिकोण को 4 मार्क्स मिल गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है। अब अगर आपके पास और टाइम है तो आप सप्त वर्गा देखिए प्रिडिक्शन करने से पहले। तो उसमें क्या है, षड वर्गा के साथ D1 D2 D3 D9 D12 D30 के बाद D7 भी ऐड हो जाता है सप्त वर्गा में। D7 भी देखना है अगर समय मिल रहा है आपके पास। और फिर आगे आगे एक और चार्ट ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, दशमांश आ जाएगा, और उसके बाद षोडश वर्गा में तो फिर सारे अलग अलग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। तो 16 तरह के चार्ट देखने चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं होता तो हम लोग कुछ मिनिमम चार्ट देखते हैं। लेकिन इस विमशोपक बल कहते हैं, ये जो मेजरमेंट है इनको विमशोपक बल कहते हैं। तो इससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस इस चार्ट की समझ में आ जाएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर D1 D9 और फिर D3। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने इवन प्रोफेशन के लिए भी प्रिडिक्शन मांगी, D10 मांगा, D10 को देखना है हमें, प्रोफेशन संबंधित है, तब भी हम D1 भी देखते हैं, D9 भी देखते हैं, D3 भी देख लेते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या वो नारद की तरह बिहेव करना है, कि वो दुर्वासा की तरह बिहेव करेगा, या वो अगस्त्य ऋषि की तरह बिहेव करेगा, या जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह किस दृष्टिकोण में है। ये आपको जब पता चल जाएगा तो वो प्रिडिक्शन आपकी और फाइन हो जाएगी। आप बता सकते हो, अगर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरे को ये 4 जॉब्स के ऑफर है, मैं कौन सी जॉब जॉब ज्वाइन करूं, है ना। एक में उसका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक में उसका काम है टीचिंग का, एक में उसका काम है सिर्फ प्लानिंग करने का, है ना। तो यहाँ पे, या एक में उसका सिक्योरिटी सर्विसेज या समथिंग डिफेंस है, डिफेंस सर्विसेज से ऑफर आया, तो डेफिनेटली कहाँ पे वो कौन सा वाला ग्रह की दशा है, वो किस दृष्टिकोण में, ये हेल्प करेगा कि उसको कौन सी जॉब चूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी नेचर से वो कोरिलेट हो जाएगी, और फिर वो और अच्छा एक्सेल कर पाएगा। अगर उसकी जॉब का प्रोफाइल उसके नेचर से बिल्कुल अपोजिट है, तो हो सकता है वो कुछ दिन करके वो जॉब छोड़ देगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि इस चार्ट को कैसे आप और चार्ट्स के और तरह के प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसका मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो वही है कि आपके सिबलिंग्स से संबंधित सारी प्रिडिक्शन D3 के कंफर्मेशन के बाद आपको देनी हो। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन? चारू एंड श्वेता मैडम, श्वेता, आर यू देयर? चारू। मैम मैं ये पूछ रही थी कि हाँ आजकल जैसे जैसे योग तो होंगे सबके, 2 के 3 के 4 के, बट आजकल क्योंकि बहुत पेरेंट्स एक पे रुक जाते हैं, तो फिर उस केस में जब हम वेरीफाई जैसे करते हैं तो अगर नहीं होगा तो वी हम्म। कैन जस्ट से कि उसका योग था एक बहन या भाई का, पर नहीं है, राइट? इन दैट केस। देखो, अभी 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 आपको मैं कुंडलियां कराऊंगी जिसमें कई भाई बहन है, एक में एक भी भाई बहन नहीं है, और एक में एक ही भाई बहन है। तो वो तीनों में आप डिफरेंस देखना, वो बिल्कुल क्लियर आएगा। अगर पुराने समय में ज्यादा बच्चे होते थे तो वहां पर D3 में भी और D1 में भी D9 में भी थर्ड हाउस बड़ा पोटेंट होगा अगर छोटे भाई बहन है। और अगर बड़े भाई बहन है तो 11th हाउस बड़ा पोटेंट होगा, जुपिटर पोटेंट होगा, भाव भावेश कारक लगाना ना। लेकिन आजकल जो बच्चे पैदा कम हो रहे हैं या बच्चों के भाई बहन कम हैं, तो वहां आप देखोगे कि थर्ड हाउस थर्ड और 11th हाउस अफ्लिक्टेड है। ये ओके। अपने आप नेचुरल है। दिस इज व्हाट ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। ये सारे जो चीजें हैं, मतलब इट इज इतनी हैरानी की बात है बच्चा, क्योंकि अगर उसके माँ बाप को प्लान नहीं करना, मान लो कि मदर की उस डिलीवरी के वक्त यूट्रस रिमूवल भी करवा दिया गया, हम्म। है ना, फर्स्ट बच्चे की डिलीवरी में ऐसा कुछ हो गया कि वो अब बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, और फादर भी कहते हैं कि मेरे को दूसरी शादी नहीं करनी है,
मतलब फादर का भी हो सकता है, वो दूसरी शादी करके भी तो बच्चा पैदा हो सकता है, सिबलिंग तो वो भी होगा उसका, हाफ सिबलिंग तो हो गई। तो करेक्ट। ऐसे में आप देखोगे उस बच्चे की कुंडली में थर्ड हाउस और 11th हाउस अफ्लिक्टेड है, या जुपिटर जो कारक है 11th हाउस का सिबलिंग का, और मंगल जो छोटे भाई बहन का मंगल यंगर सिबलिंग का, वो पीड़ित होगा उसकी कुंडली में। तो उस बच्चे का जन्म ही ऐसे वक्त होगा जब ऐसी ग्रह स्थिति बन जाएगी। अगर ये कहते हैं इंटरकनेक्टेड, अगर उस मदर जो प्रेग्नेंट है और उसके अब ये बच्चा पहला और आखिरी बच्चा है जो डिलीवर वो करने वाली है अगले 2 महीने में, तो आप ये देखोगे कि वो डिलीवरी या तो प्री मैच्योर होगी या प्रोस्पोन्ड होगी, या जिस दिन होगी उस दिन की ऐसी ग्रह स्थिति होगी कि अब वो उसका कोई और भाई बहन नहीं होगा। ये जी मैम। ये डेस्टिनी है, दिस इज डेस्टिनी, प्रारब्ध। हम लोगों के हजारों हजारों जन्मों के जो हमारे हैं वो सारा संचित कर्म है, उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग लाए हैं जो प्रारब्ध हमें भोगना है इस जन्म में। तो वो प्रारब्ध भोगने की सिचुएशन जब बन जाएगी तब उस बच्चे का जन्म होगा। ये गारंटेड है, मैंने इतनी जगह देखा, चाहे कितना प्लान कर लो। मेरे अपने केस में मेरा बेटा 8.5 महीने पे पैदा हो गया, मेरे को तो पता था सब। मेरी बेटी 9 महीने 9 दिन में हुई, मेरी दीदी का बेटा 10.5 9.5 महीने में हुआ। मतलब जो 9 महीने या एक हफ्ते से सोच रहे पे कि अब होना होना है, लेकिन वो नहीं हो रहा, बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। फाइनली 9.5 महीने पे डॉक्टर ने कहा कि तो अब वजह से मतलब। करना है, हाँ 15 दिन। और आपको पता है ये मानते हैं कि तुलसीदास जी 10.5 महीने पे पैदा हुए थे। अरे बाप रे। मैम क्योंकि आजकल वर्किंग कपल्स में देख रही हूँ बॉम्बे पुणे बैंगलोर में कि सब एक एक ही कर रहे हैं, स्पेशली हाँ हिंदू फैमिलीज। तो बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी, लेकिन एक और बात है, आपको लग रहा है कि शायद नहीं, अगर उसके भाग्य में है, और हो सकता है वो 10 साल बाद हो, 15 साल बाद भाई हो, ये भी तो हो सकता है ना कि पंद्रह यस साल मैम। बाद वो ट्राई करे। यस मैम। करेक्ट, जैसे जैसे अभी कि वो मेरे जैसे वो कजिन डॉक्टर का का भी केस मैंने आपको कराया था ना, जिसमें 27 साल के बेटे की डेथ हो गई, और फिर उन्होंने बच्ची हाँ। पैदा करी 1.5 साल बाद। तो सोचो वो अगर भाई होता तो 28.5 साल बाद बहन हुई है पैदा। भाई जब यस मैम। 28.5 साल का होता तब बहन, तो सोचो ना कितना गैप, यानी इतनी सारी दशाएं निकल गई। उसके भाग्य में था भाई के एक बहन, और माँ बाप के भाग्य में था एक और बच्चा, लेकिन वो लोगों ने प्लान नहीं किया। लेकिन डेस्टिनी इज दिस कि ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें प्लान करना पड़ा बच्चा सेकंड, और जब बड़े पहले की डेथ हो गई। ये है डेस्टिनी, यस मैम। इसको चेंज यस नहीं मैम। कर सकते, ये दृढ़ कर्मा में आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझिए, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले थोड़े से छोटे से कुछ टिप्स बता देती हूँ कैसे देखना है भाई बहन, है ना। अब हम पहले शुरुआत कर लेते हैं, यंगर से कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल प्लेनेट आपको पता है जुपिटर सन मार्स है ना। ये तीनों प्लेनेट का रोल और इम्पैक्ट अगर थर्ड हाउस पे है तो छोटे भाई बहन होंगे। मान लीजिए मंगल बैठा है एक्सॉल्टेड थर्ड हाउस में, या मंगल स्वग रही है मेष का थर्ड हाउस में, या वृश्चिक का थर्ड हाउस में, स्वग्रही हो गया थर्ड लॉर्ड इन थर्ड, और इस पे कोई और ग्रह यस। नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली इसका एक छोटा भाई होगा, मिनिमम एक भाई तो होगा ही, क्योंकि मंगल स्ट्रांग है। अगर कारक स्ट्रांग हो गया तो अपने आप में, और यहाँ पे तो कारक थर्ड लॉर्ड भी बन गया, है ना। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है। अब इसके अतिरिक्त सपोज थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है धनु का, छोटा एक भाई यस। जरूर होगा। मेरी कुंडली में जुपिटर धनु का है थर्ड हाउस में, मेरा एक छोटा भाई है। तो ये डेस्टिनी है, बच्चे के पैदा होते ही डेस्टिनी डिसाइड हो गई कि अब इसका कोई भाई आएगा या बहन आएगी। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे ही अगर सपोज थर्ड लॉर्ड मान लो वीनस ही है, चलो टॉरस राशि है ना, और वीनस बैठ गया थर्ड में। वीनस तो एक वाटरी प्लेनेट है और एक फ्री ग्रह है, हम्म। और मून भी इसी तरह से फ्री ग्रह है। तो जब वीनस या मून थर्ड हाउस में बैठ गए, या वो वाटरी प्लेनेट स्ट्रांग है अपनी राशि का है, तो अब बहन होने के चांसेस हो गए। और मान लो मंगल भी देख रहा है इस वीनस को, या जुपिटर देख रहा है, या सन देख रहा है, तो हो सकता है एक बहन और एक भाई दोनों हो, क्योंकि हर ग्रह अपना फल देगा, है ना। तो अब हम कुंडलियों में देखेंगे कि फाइनली क्या हो, लेकिन आपको देखना बस यही है कि थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड पे कौन से प्लैनेट टाइप के प्लैनेट्स का रोल और इम्पैक्ट ज्यादा है। मेल का जितना ज्यादा मेल है तो मेल होंगे भाई बहन छोटे, अगर ऑब्वियसली अगर फीमेल प्लैनेट्स का है तो फिर बहनें होंगी सिर्फ। और कहीं इसी सेम तरह से हमें 11th हाउस को देखना है। 11th हाउस आपका एक एल्डर सिबलिंग है, तो एल्डर सिबलिंग में फिर वही है, 11th हाउस 11th लॉर्ड स्ट्रांग है, साथ में जुपिटर भी स्ट्रांग है जो कारक होता है। तो आपका बड़ा भाई
होगा ही होगा। और अगर सपोज जुपिटर डेबिलिटेटेड है ना, तो फिर आपका बड़ा भाई नहीं हो सकता, फिर तो आपकी बहन हो सकती है बड़ी, क्योंकि कारक अगर पीड़ित हो गया, या जुपिटर कहाँ होता है डेबिलिटेड, मकर राशि में होता है, इवन साइन में होता है। तो इवन साइन का अगर रोल आ रहा है तो फिर फीमेल ही हो गया ना, एल्डर सिबलिंग। 11th हाउस में अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड बैठा है। तो इस तरह से हमें कई कई एग्जाम्पल में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे तब समझ में आता जाएगा। अब बात वही है, अगर सैटर्न देख रहा है थर्ड हाउस को, अब आपने पूछा नहीं कि सैटर्न और मरकरी क्या रोल प्ले करेंगे, है ना, ये 5 प्लेनेट तो हमने देख लिए। तो अब सैटर्न और मरकरी का वही रोल है कि सैटर्न हमेशा देगा तो देर से देगा, चांसेस ज्यादा होते हैं वो फीमेल दे देगा, मतलब बहन दे देगा। अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड होके देख रहा है थर्ड हाउस को, अब वो भाई दे सकता है, क्योंकि सैटर्न अपने आप में इतना स्ट्रांग हो गया कि वो एक मेल प्लेनेट, एक बच्चा, एक भाई दे सकता है। और ऐसे ही मरकरी का, ये मरकरी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, वो देगा ही नहीं, मना ही करेगा, लेकिन फिर अगर मरकरी एक्सॉल्टेड होके देख रहा है तो फिर दे सकता है। लेकिन एक्सॉल्टेड मरकरी फिर बहन देगा, क्योंकि मरकरी एक्सॉल्ट किस में करता है, फीमेल और घूमे। वर्गों में, है ना। शनि तो एक्सॉल्ट तुला में कर रहा है ना, तो तुला तो ऑड यस। साइन है, तो ऑड साइन भाई दे देगा। ओके। लेकिन इस तरह से मेल फीमेल साइन और प्लैनेट्स को आपने मिक्स करके समझना है कि क्या मिलेगा। और फिर दशाएं जब आप देखोगे तो दशा से और क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा अच्छा, इसकी तो दशा ही ऐसे प्लैनेट की चल रही है। मान लो ये कॉम्बिनेशन तो दिख गए, और दशा ऐसे प्लैनेट की चल रही है कि जो फीमेल प्लैनेट है, तो फिर चांसेस कैसे होंगे भाई के। दशा भी तो रोल देगी अपना। हम वो दशा में हमने थर्ड फिफ्थ इलेवेंथ और लग्न बोला है। तो हमने फिफ्थ इलेवेंथ लग्न क्यों बोला है? मतलब थर्ड ही बोलना चाहिए था, मतलब हम नहीं, थर्ड ही बोलना चाहिए था ना इन जनरल, क्योंकि वही हाउस है तो सिबलिंग्स थर्ड का। थर्ड हाउस तो आपके यंगर सिबलिंग के लिए देख रहे हो ना। अगर 11 देखना है तो बच्चे के जन्म से पहले की दशाएं देखनी पड़ेंगी आपको, मैं भी आपको वो भी करा दूंगी, एल्डर सिबलिंग का करा दूंगी। तो उसमें आप ये देखोगे कि जन्म से पहले की जो दशा चल रही है, मतलब बच्चे के पहले, मतलब जो जिस दिन वो पैदा है उससे पीछे जाओ आप, तो उससे आपको हम्म। उसके जन्म से पहले जो 2-3 साल की दशा है, अगर उसमें ऐसी दशा है जो अच्छे ग्रहों की है उसी बच्चे की कुंडली से, तो वो उसके एल्डर सिबलिंग का बताएगी कि इसके माँ बाप ने जरूर एक या दो बच्चे और प्लान करे या हुए हैं। आप इवन देखो, बच्चे का जन्म एक इवेंट है और उस इवेंट से पीछे भी जाके देख सकते हो। आपको पता है हमारे गुरुजी ने एक बार किसी डेड व्यक्ति की भी कुंडली से उसके ग्रैंड चिल्ड्रन तक का, उसकी अगली 2-3-4 जनरेशन का आप देख सकते हो। क्योंकि ये जो कुंडली की जो स्थिति है, जो ग्रह स्थिति है हम वो, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ ये जो, हाँ थोड़ा स्टेबल कम है इंटरनेट, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब आप किसी भी कुंडली से उस व्यक्ति से आगे का और पीछे का सब देख सकते हैं। ओके। तो मैम ये बता, बायोफैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए काम आएगा इन बिल्कुल, शॉर्ट। बायोफैक्ट वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो सिबलिंग प्रिडिक्शन रिलेटेड आपको देखना है। और जब आप और फाइन ट्यूनिंग करते जाओगे, धीरे धीरे कई साल हो जाएंगे जो करते, तब आप उस कुंडली से उसके 4 फादर तक देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति के उसके आगे आने वाली 5 जनरेशन तक देख सकते हो। पांच क्या और भी देख सकते हो, लेकिन वो बहुत सारा उसमें समय लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो एक ग्रह स्थिति है, एक तरह से एक रोड मैप है, वो एक लिंक है ना, जेनेटिक्स जो है एक लिंक है। जेनेटिक्स एक लिंक है, वो कभी खत्म नहीं होगा लिंक वो। तो वो हमारे अंदर हमारे 4 फादर्स का खून है, हमारे आने वाली जनरेशन में भी हमारा खून होगा, या हमारा वो अंश होगा। तो वो अंश कुंडली बताती है। ज्योतिष बड़ा हैरान कर देने वाला अद्भुत शास्त्र है जो इतनी सारी चीजें बता सकता है। लेकिन बात वही है, डीपर एंड डीपर एंड डीपर एनालिसिस। ठीक है। चलिए, बर्थ ऑफ सिबलिंग विल बी इन द दशा ऑफ थर्ड फिफ्थ 11th एंड लग्न। ये एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया देने के लिए बताया गया। वैसे तो किसी भी ग्रह दशा, जो ग्रह स्ट्रांग है, अच्छा बैठा है, वो गेन तो करा ही सकता है आपको। लेकिन इनकी दशाओं में प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, थर्ड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड, क्योंकि उसका तो काम ही है ना देना आपको। थर्ड से थर्ड होता है फिफ्थ हाउस, है ना, थर्ड से थर्ड। तो कुंडली में जो घर, जिस घर को आप देख रहे हो उससे उतने ही घर आगे गिन लो, तो वो आपको उसकी, जो कहते हैं ना, उसका जो क्रक्स है, या उसका जो समरई है, या उसका जो अमृत है उस घर का, वो उस घर में दिख जाएगा। जैसे पंचम से पंचम, पंचम से हम शिक्षा देखते हैं, लेकिन पंचम से पंचम क्या बनता है, नवम नवम भाव बनता है। तो नवम भाव से भी हम हायर एजुकेशन देख लेते हैं।
है ना। ऐसे थर्ड से थर्ड फिफ्थ हाउस बनता है, क्योंकि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो एक तरह से आपके भाई बहन बच्चों की तरह ही हो जाते हैं। छोटे भाई बहनों को बड़े भाई बहन कई बार, काफी गैप होता है कई कई जगह तो, वहां वो उन्हें यस मैम। पालते भी हैं, माँ बाप के एब्सेंस में वो माँ बाप का काम करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। मुझे याद है मेरा बेटा 7 इयर्स का होने वाला था, 2 महीने कम छोटा था 7 साल होने में, और बहन हुई, बेटी हुई मेरी। तो वो मेरी एब्सेंस में वो उसको ऐसे केयर करता था जैसे वही फादर मदर हो बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट सिबलिंग, सिबलिंग आपका अगर आपकी उसकी जेलिंग है, और छोटे भाई बहन की किस्मत में भी होना चाहिए कि बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो सिबलिंग राइवलरी भी होती है। और बचपन से होती है राइवलरी, जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ वो मारते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, मारते हैं तो बुली करते हैं। लेकिन जहाँ अच्छे कॉम्बिनेशन होंगे वहां वो अपने भाई बहन को बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह केयर करेगा। तो ये फिफ्थ हाउस इसलिए लिया गया कि थर्ड से थर्ड है ये। 11th हाउस आपके जो बड़े भाई बहन है उनके लिए गेन, क्योंकि 11th हाउस वैसे भी गेन है, लगन का गेन। लगन से 11th हाउस हर चीज का गेन है आपकी लाइफ में, चाहे वो पैसा हो चाहे इनकम हो। वैसे तो वो आपकी आपकी इनकम है मेनली, अगर सिर्फ इनकम के लिए देखें, लेकिन अल्टीमेटली ये गेन है। कई बार आपको अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड वैसे पैसा, पैसे में नहीं मिल रहा अवार्ड, लेकिन वो गेन है आपकी लाइफ में, एक फेदर लग गया आपके करियर में या आपके काम में। तो 11th हाउस से आप गेन्स भी ले सकते हैं, आपके भाई बहन भी आपकी लाइफ में गेन आ गया, आपको एक सपोर्ट फैक्टर तो मिल ही गया। अगर वो अच्छे बिहेव कर रहे हैं, आपका अच्छी जेलिंग बनेगी तो वो आपके लिए खड़े होंगे, दुश्मन से लड़ने के लिए आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। आपको फाइनेंशियल नीड है तो आपको पैसे का भी सपोर्ट करेंगे, आप बीमार हुए तो आपकी सेवा भी करेंगे। तो इसलिए भी 11th हाउस को लिया गया है। हाँ, रेयर कॉम्बिनेशन में अगर वो बहुत आपस में एनिमिकल है, 11th हाउस लगना लॉर्ड, 11th लॉर्ड और ऐसी थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड का एनिमिकल रिलेशन है, तो फिर वो झगड़े भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटा सा समझने के लिए मैंने बताया। चलो आगे चले। एनी क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन बस ये था कि D1 देखेंगे हम, D9 देखेंगे और D3 देखेंगे, राइट? हम्म। तो अगर D1 मतलब कौन से चार्ट का प्रॉमिस हम यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे सिबलिंग को लेके, देखो फर्स्ट, फैक्ट्स वेरीफाई। आप तीनों को इम्पोर्टेंस देंगे, मेनली आपको सबसे पहले D1 में वो प्रॉमिस चेक करना है कि नहीं। अगर वो हो गया, अब उसका सेकंड कंफर्मेशन आप D9 से लोगे, थर्ड कंफर्मेशन आप D3 से लोगे। ठीक है, कंफर्मेशन ही है, जैसे आप कोई लैब में टेस्ट करते हो, तो आप जी, उसको दोबारा टेस्ट करके कंफर्म कर रहे हो दूसरी तरह से। जैसे चलो मान लो एक छोटा सा वैसे, मतलब मेरा मैम क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर D1 में प्रॉमिस नहीं है, D9 में नहीं है, पर D3 में है, सो विल बी इवन कंसिडर इट देन? नहीं हम कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर D1 में प्रॉमिस नहीं है तो वो चीज फिर इतने होने के चांसेस नहीं है। मेन तो हाँ, सबसे वही पहले तो जाना। देखो, मैंने विमशोपक बल क्यों दिखाया था, इसका मतलब ही ये था। ये जो है 6 पॉइंट दिए जा रहे हैं 20 में से, सबसे पहले जी, 6% वेट, 6 विमशोपक बल की परसेंट वो वेटेज है 20 में से। अगर 20 20 नंबर आपने प्रिडिक्शन के बनाने हैं वेटेज, तो 6 नंबर तो आपको इसको देने हैं, फिर आपने 5 नंबर नवांशा को देने हैं, और फिर चार जी, नंबर आपको इसको देने हैं। तो 15 तो यही हो गए ना, 15 से आपको 20 में से 15, 75% आपको प्रिडिक्शन मिल गई आपकी। समझ जी, गए? जी। इसके बाद बचे हुए तो पर ये तो सारे चार्ट, इसीलिए तो सारे चार्ट देखते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा, लास्ट में ये करा के हम एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। अब अगर D3 चार्ट का, जैसे हम D1 चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं, सारे राजयोग धन योग और कौन सा ग्रह किसे देख रहा है, वो सारे रूल D1 वाले D3 पे भी आपने लगाने हैं। तो अगर कोई मूल त्रिकोण साइन किसी भी ग्रह का D3 थर्ड हाउस में D1 में है ना, जैसे धनु राशि, तुला तुला लगन है, थर्ड हाउस में धनु राशि आ गई, तो वो जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है ना। या फिर अगर तुला राशि आ गई लिब्रा थर्ड हाउस में D1 के, तो मतलब लियो लगन है, तो क्या हुआ, वो मूल त्रिकोण की राशि है। तो यानी कि इसके पास स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसको एक छोटा भाई बहन मिलेगा। आप लोगों को राजीव गांधी की कुंडली याद है, लियो लगन की है। जी मैम। उसमें लियो लगन है तो तीसरे घर में लिब्रा साइन है ना, और उनके लगन में ही सन मून मरकरी वीनस जुपिटर बैठे हैं, है ना। और उनका एक छोटा भाई हुआ संजय गांधी, है ना, क्योंकि जी, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड लगन में बैठ गया वीनस, लियो राशि का। लियो राशि थे तीसरे घर का स्वामी, तुला तुला राशि आ गई तो वीनस बना, और वीनस जो लॉर्ड है वो बैठा है लगन में। तो वो प्रॉमिस दिखा रहा है कि जन्म से, राजीव गांधी के जन्म से पता चल गया कि ये तो एक भाई लेके आया है,
पुराने जमाने में यही होता था, कुंडली देखते ही पंडित बता देता था, अरे ये तो एक बच्चा और रहेगा, भी एक भाई और रहेगा। मैम पर वीनस तो बेटी देता है, तो बहन होनी चाहिए ना उनको। अरे भैया वो बैठा किसके साथ है, जुपिटर के साथ, सन के साथ, इतने सारे मरकरी, इतने तो बहुत सारे उसको देखो प्लैनेट्स। एसोसिएशन, वो वीनस रहा कहाँ, वीनस वाला, वीनस पे तो कितने सारे इन्फ्लुएंस आ गया मेल प्लैनेट्स का। तो वो, लेकिन वो लियो, अच्छा लियो राशि में भी बैठा है, ये भी तो देखो कहाँ बैठा है, लियो में। लियो राशि अपना भी तो काम देगी, लियो राशि तो ऑड साइन है, मेल साइन है। जी तो वो भी जी। रोल लगे ना, अगर वीनस मान लो किसी इवन साइन में होता तो शायद वो वीनस ज्यादा निखर के आता, उसका फेमिनिन, फेमिनिन नेचर। और मैम थर्ड साइड, थर्ड हाउस भी सेवेंथ राशि का है, तो सेवेंथ इज अगेन ऑड, तो उसको ऑड में ही मानेंगे ना, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये। और राशि अपना रोल पूरा देगी। राशि के सिग्निफिकेशन क्यों सबसे पहले कराती हूँ मैं, कि राशियां सबसे पहले डोमिनेट करेंगी, ऑब्वियसली प्लेनेट उसके बाद उनका भी नंबर आएगा, वो भी डोमिनेट करेंगे, लेकिन राशि की सिग्निफिकेशन को भूलना नहीं है कि ग्रह देख लिया तो बस हो गया। राशि के ओके। लॉर्ड कौन है वो भी देखना है। अब मंगल तो दो राशियों का स्वामी है, अगर मेष और वृश्चिक का, अगर ये D3 चार्ट में मूल त्रिकोण राशि D1 के थर्ड हाउस में मूल त्रिकोण राशि आ गई, तो अब जो D3 चार्ट का लग्नेश है, मंगल है, थर्ड लॉर्ड है, इनकी जो भी दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं किसी भी महादशा दशा के अंदर आएंगी, या महादशा के अंदर अंतर्दशा आ रही है उस ग्रह की, तो वो ज्यादा रोल भाई के संबंधित, बहन से संबंधित, छोटे सिबलिंग संबंधित देगी। तो ये ध्यान रखना, जब भी D1 में देखो मूल त्रिकोण साइन थर्ड हाउस में, तो उसको वेटेज देनी है, D3 को जरूर देखना है। उधर जाके उससे संबंधित भी पूछो। कई बार आप, अच्छा आपको मैंने एग्जांपल एक बार शेयर किया था ना, कि जब अमिताभ बच्चन जी की मतलब राव सर के यहाँ तेजी बच्चन जी अपने पति हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली दिखा के पूछने आई थी, और बच्चों की भी दिखाई, तो उन्होंने देख के बता दिया था कि ये आप अपना बेटे की देखो पहले, उनकी हेल्थ की इशू है, और छोटा तो विदेश जा रहा है, बड़े की कुंडली देख के। तो वो फिर छोटे भाई उनके अमिताभ बच्चन सेटल हो गए फॉरेन कंट्री में, और वहीं है, वहीं रहते हैं, वहीं के सिटीजन, और उनको चोट लगी। तो ये बहुत अच्छा इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी पे मैंने आर्टिकल भी लिखे, आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट से निकाल के। और किसी की भी कुंडली से, जब कई बार कहते हैं ना हमारे पास माँ माँ बाप, कई बार कईयों के पास टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं होता, डेट भी नहीं यस। कंफर्म होती, तो हम क्या कहते हैं, आप अपने बच्चों की कुंडली ले आओ, हम उससे देख के बता देंगे। अब मान लो चलो बच्चों बच्चे है ही नहीं, तो पत्नी की कुंडली है तो पत्नी के पति का बता देंगे, और अगर सपोज शादी ही नहीं करी है तो भाई, अगर छोटे भाई की भी कुंडली है, बड़े की चलो नहीं नोट करा था टाइम, तो छोटे की कुंडली से बड़े के बारे में बता देंगे। और ऐसे ही बड़े का है, छोटे का नहीं पता, तो हम छोटे का भी देख के बता सकते। तो इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी में D3 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब ये मैंने आपको समझा दिया, नारद, अगस्त्य, दुर्वासा। बेसिकली नारद ऋषिकोण वाले इंटेलिजेंट होंगे, जस्टिस लविंग होंगे, नोबल होंगे, एंड फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड म्यूजिक। म्यूजिक ऑल्सो नारद जी को म्यूजिक का भी माना जाता है कि म्यूजिक में प्रकांड पंडित थे वो, और बहुत अच्छा मतलब उनका भजन वगैरह जो गाते थे। तो ऐसे व्यक्ति म्यूजिक लवर भी होगा। तो ये एक छोटी सी इंडिकेशन आपको मिल गया, हिंट मिल गया, अगर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है ना, सिंगर बनना चाहता है, या कुछ समथिंग म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है, तो अगर उसकी जो दशा चल रही है वो नारद रेश कोण में है, वो ग्रह है, तो डेफिनेटली वो एक्सेल करेगा, क्योंकि वो नारद दृष्टिकोण का रोल है, आपको लव देगा, लाइकिंग देगा, स्किल देगा। और इसी तरह दूसरे दृष्टिकोण में भी आप देख सकते हो कि अगस्त्य दृष्टिकोण, सेकंड दृष्टिकोण वाले डिसिप्लिन्ड होंगे, पंक्चुअल होंगे, बड़ा डेडिकेटेड वर्कर्स होंगे, अच्छा लीडर भी बनेंगे, और अपने डिस्ट्रॉय करेंगे अपने एनिमीज को। और थर्ड दृष्टिकोण को बेसिकली व्यक्ति को अग्रेसिव बनाता है, इसमें अगर कोई ग्रह हो तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लीडिंग इंडिफरेंट एंड फ्रूगल लाइफ। देखिए दुर्वासा ऋषि ने मतलब साधना तो करी, लेकिन वो इधर से उधर भी जाते रहते थे, और रूड एंड थोड़ा रफ उनका ऐसा, शास्त्रों में जो उनका थोड़ा गुस्से वाला जो पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन है, तो उससे समझ में आता है कि वो दो वो खुश भी हो जाते थे, जब वो खुश हो जाते थे तो वरदान भी देते थे, लेकिन उनके वरदान कम है फेमस जितने उनके श्राप फेमस है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए थर्ड दृष्टिकोण में थोड़ा ग्रह तंग करता है अपनी दशा में। ठीक है। और कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, ऐसे लोग डॉगमेटिक भी होते हैं थर्ड दृष्टिकोण में, मतलब वो मान के राजी नहीं है, इतने जिद्दी है। आपको पता है ये जो खाप पंचायत होती है, जिसमें वो, आपने सुना होगा, अगर न्यूज़पेपर में भी आता है, कई बार टीवी पे भी न्यूज आते हैं कि ऑनर किलिंग यस। ना,
मैं तो आगरा जब पोस्टेड थी तो मेरे गांव में, जहाँ जिसमें मेरी ब्रांच थी उस गांव में, वहां पे एक दिन मैं, बिकॉज मेरा घर पास में ही था, तो लंच टाइम में मैं घर गई थी, कुछ काम था लेने कुछ सामान, और वापस आई तो पूरा गांव इकट्ठा था ब्रांच के पास ही। पता चला 2 डेड बॉडी पड़ी थी वहां, और एक लड़का एक लड़की, ठाकुरों का लड़का, ब्राह्मणों की लड़की, उनको कुल्हाड़े से काट दिया। और आई वॉज सो अफ्रेड। मैंने कभी ऐसे नहीं ये सब देखा, क्राइम और ये सब, और मैंने फटाफट ब्रांच, क्योंकि दंगा भी हो सकता था, झगड़े हो सकते थे, पता नहीं क्या क्या, ब्रांच के बगल में ही था। और फिर फाइनली मतलब ये पता चल गया कि ये इनके पेरेंट्स ने मरवाया। तो अब ऐसे लोग जिनके जिनके पेरेंट्स, जिनके लगन, जिनके ग्रह जिसकी दशा चल रही है, वो दुर्वासा दृष्टिकोण में होंगे, वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर करेक्ट। श्राप देना है, मारना है, तो उनको भी मारने के बाद नहीं। क्योंकि वो अगर उनके ट्रेडिशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, इतने कंजर्वेटिव है, इतने ज्यादा रूड है कि अपने ही बच्चे की हत्या करवा सकते हैं, या कर सकते हैं, खुद भी कर देते हैं, गोली मार देते हैं। तो मैम बॉर्न इन मतलब क्योंकि ये सिबलिंग का चार्ट है, तो नेटिव बॉर्न इन थर्ड देश को उनका मतलब है कि D3 का लगन देखेंगे। नहीं, आप लगन की डिग्री देखो, 20 to 30 डिग्री है तो थर्ड थ्रेशोल्ड में बॉर्न है, ओके। लगन की डिग्री। और दूसरा मैंने बोला, अगर कोई ग्रह थर्ड दृष्टिकोण में है तो ग्रह की डिग्री 20 to 30 डिग्री है, जिसकी दशा चल रही है। देखो, जो माँ बाप अपने बच्चों को मार देते हैं, तो वो क्या बचपन से उन्हें मार रहे हैं? नहीं ना, वो तो बचपन से तो उन्हें प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब वो हाँ। क्राइम होता है, उस समय जो दशा जिस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह जरूर दुर्वासा दृष्टिकोण में होगा। आपको याद है कि आरुषि तलवार का एक केस हुआ था? यस यस, दिल्ली का फेमस। उसकी कुंडली में, मतलब अब ठीक है, वो तो प्रूव नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने मारा था उसे या किसने मारा था, बाहर वालों ने मारा था, लेकिन अगर वो कुंडली मिले, डेफिनेटली वो उसमें निकलेगा ये चीज। चलो आगे चलते हैं। ये टिप्स आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल से मैं नहीं डिस्कस करी, हम लोग सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये लता मंगेशकर की कुंडली, वापस हम इधर आ रहे हैं, क्योंकि इनके 4 सिबलिंग रहे। सबसे बड़ी ये है, इनसे छोटी आशा भोसले, फिर मीना, फिर उषा मंगेशकर है, फिर मीना खांडेकर है, और सबसे छोटे हृदयनाथ मंगेशकर है। मतलब 3 बहनें एक भाई इनके। तो अब इनकी कुंडली में आप ये कॉम्बिनेशन देख के पहले तो मुझे बताओ, D1 में, फिर D9 में, फिर D3 में। और इसके बाद हम लाइव केसेस 2 करने वाले हैं। ये देखो, ये एक केस लाइव केस है, और ये बिग लाइव केस है, जिसमें एक में एक भी सिबलिंग नहीं है और एक में एक सिस्टर है। तो पहले आप लता मंगेशकर का आप बताओ, फिर हम आगे चलें। लता मंगेशकर जी की कुंडली में भाई बहन से संबंधित प्रिडिक्शन करनी है, लगन से शुरू करो। बोलो चारू। मैम D1 चार्ट में चल। ठीक है, टॉरस लगन है, और इनके थर्ड, अगर हम थर्ड हाउस में देखते हैं तो जो मून है वो अपनी राशि का कर्क राशि का है। और तो हाँ, तो कर्क राशि मतलब इवन साइन है और मून है, तो मतलब प्रॉमिस तो लग रहा है कि बहनों का है, हम्म। बहनों का प्रॉमिस लग रहा है, क्योंकि इवन राशि और मून है। हम्म। और वैसे ही हम D9 में जाएं अगर, तो D9 में जो थर्ड हाउस है उसमें मंगल की राशि है। और 1 2 3 4 5 6 7 कोई नहीं देख रहा है, तो मंगल की राशि तो मतलब उनको भाई का भी बताया योग है। और D3 में मैम अगर हम देखते हैं तो इसमें ये तो नहीं दिख रहा कि कौन से दृष्ट कोण के हैं, लेकिन शनि लगन है, और थर्ड हाउस जो पहले तो है ये वो। बताओ, ये थर्ड दृष्टिकोण में पैदा हुई है पहली बात लगन? अच्छा हाँ। थर्ड दृष्टिकोण तो कौन सा होगा? यस। D3 का लगन क्या होगा? दुर्वासा। राशि क्या होगी? दुर्वासा तो होगा, लेकिन पहला है 10 डिग्री, तो यही होती राशि। D3 में अगर 10 से 20 होता तो कन्या राशि होती, D3 का लगन, और अगर थर्ड दृष्टिकोण में तो मकर राशि होगी D3 में। तो ये D3 जी। बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो। जी, मकर राशि बनी हुई मकर राशि, ठीक है, मकर राशि आ गई यहाँ पे। तो अब आगे चलो, अब बताओ। लगन का है। हो जी। गया, अब जी, तो आगे। दुर्वासा देश कुंड में है। और तो इनका यहाँ से थर्ड हाउस अगर हम देखते हैं तो मीन राशि का थर्ड हाउस है। और हम्म। जो इसके स्वामी है वो लगन में ही बैठे हैं, मीन राशि के स्वामी वो लगन में ही बैठे हैं। हम्म। तो इवन राशि है, और 12th, तो मतलब वो बहनों का ही दिखा रहा है। और अगर हम दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 तो कोई नहीं देख रहा।
तो हाँ, तो बहनों का प्रॉमिस है। ठीक है, तो बहनें ज्यादा होंगी। पहले तो एक तो वॉटरी, एक तो फीमेल राशि आ गई कर्क, उसके कारण एक बहन तो यहाँ से हो गई। दूसरी बहन इसलिए हो गई कि उसका स्वामी भी यहीं बैठा हुआ है। दो, कोई इस ग्रह देख रहा है इस घर को? नहीं देख रहा। तो नो नहीं देख। ऑफिलिएशन, तो वेरी गुड है ना। तो बहनें होंगी, अच्छा पक्का मिल गया प्रॉमिस। D1 में मिल गया। अब भाई भी एक है, वो क्यों है वो बताती हूँ हमको। जब भी मंगल का संबंध, मंगल कारक है ना अपने आप में, मंगल अगर हम्म। लगन लग्नेश से संबंध बना रहा है या केंद्र में बैठा है, सपोज यहाँ हम्म। बैठा होता तो यहाँ से लगन को देखता। हम्म। और या यहाँ बैठा होता 7th में, तब भी लगन को देखता और अपने घर से देखता। तो जब भी मंगल स्ट्रांग हो कुंडली में और मंगल यहाँ छठे घर से लगन को देख रहा है, तो यहाँ मिनिमम एक भाई तो देगा ही देगा। जब कारक का संबंध आपके लगन लगने से आ गया अगर, तो वो आपको एक भाई का सुख तो मिनिमम मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा नहीं भाई होंगे, लेकिन एक तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ ये तुला का मंगल है, और नवांश में देखो यहाँ भी मंगल तुला का है, और दृष्टिकोण में देखो यहाँ भी मंगल तुला का है। दिखा? जी जी जी। तो ये जब वर्गोत्तम तीनों में मंगल है। वर्गोत्तम, यहाँ वर्गोत्तम हो गया, यहाँ पे भी ये दृष्टिकोण उत्तम हो गया ये। तो जब ये तीनों में मुझे कंफर्म, यहाँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि भाई होगा कि नहीं, क्योंकि केतु भी साथ में बैठा है, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि भाई पता नहीं ये मंगल दे पाएगा नहीं भाई। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा D9 में, मुझे सेकंड कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ तुला का है, और शनि और सूर्य देख रहा, तो देर से देगा भाई, एकदम से नहीं मिलेगा। मतलब इनके बाद भाई नहीं होगा, पहले बहनें होंगी। क्योंकि शनि ओके। देख रहा है ना, शनि तो बहने देगा, और शनि देर से भी देगा भाई का सुख। देर से भी यहाँ हो देगा। गया। और यहाँ मैं मंगल देखूं तो यहाँ इस मंगल को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे D1 D9 और D3 से। ये तीन बहनें इनकी हो गई। इसके बाद, इनके बाद और फिर और एक मैम मंगल पावरफुल भी दिख रहा है ना फिर तो, क्योंकि भाई, तीनों में एक ही लगन में एक ही राशि में बैठा है। एक ही राशि में। और वो भी राशि कौन सी है? मित्र राशि है ना, शुक्र की है। शुक्र की तुला राशि तो इसके लिए मित्र है। मतलब इतनी बुरी नहीं है। मंगल, न्यूट्रल है, हाँ। हाँ मंगल न्यूट्रल है। और मंगल और शुक्र को तो पति पत्नी माना गया एक तरह से, क्योंकि मंगल कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। अच्छा, मैं बुध और मरकरी सोचता, बुध और नहीं, वीनस वो तो सोचती बुध और थी। वीनस को प्रेमी प्रेमिका है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन अ, अगर हम मेल की मेस्कुलाइन नेचर देखें तो वो मंगल देता है प्योरली। मंगल में अकड़ है, मंगल में डोमिनेटिंग है, जो एक रस्टिक नेचर मेल का जो होता है वो मंगल दे रहा जी है। और जो एक फेमिनिन नेचर है वो वीनस देता है। वैसे तो मून भी फीमेल है, लेकिन मून माँ के रोल की तरह देता है ना। फीमेल जी वाइफ जी। वाला जो नेचर है वो वीनस देता है। तो कुंडली में मंगल और वीनस से हम जनरली हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप देखते हैं। मरकरी से तो प्रेम देखेंगे नो डाउट मतलब, लेकिन हस्बैंड वाइफ के लिए मार्स वीनस देखेंगे। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो वीनस की राशि में बैठा है, और तुला राशि तो ऑड साइन है। तो ये अच्छा दिखा रहा है कि ये भाई, क्योंकि मंगल अगर ये नीच का होता, वृश्चिक सपोज ये मानो कर्क का होता मंगल, तो फिर ये फिर इतना सक्षम नहीं होता। फिर तो शायद ये बहन ही देगा, फिर ये भाई देने में सक्षम नहीं होता। लेकिन मैंने देखा D9 में भी तुला का है, D3 में भी तुला का है, तो अब मुझे पूरी पक्की गारंटी हो गई कि हाँ ये तो मंगल भाई तो मिलेगा, एक भाई तो मिलेगा मिनिमम। तो ये बिल्कुल क्लियर आ गया। ठीक है। और ये फिर दशाएं जब आप पढ़ोगे, तब इसमें इनके जन्म के बाद जितनी दशाएं आएंगी ना, वो हमें सब दिखाएंगी कि इस समय बहनें होगी, फिर बहन होगी, अब इस दशा में बहन होगी। लेकिन फिर अब भाई की आने की दशा आ गई, क्योंकि कोई मेल प्लेनेट की दशा आ रही होगी। कोई मंगल की दशा होगी। हाँ मतलब कोई और कोई मेल प्लेनेट, या चाहे जुपिटर की हो, सन की हो, मतलब मेल जेंडर जो है वो दशा भी तो देगी, जेंडर को दिखाएगी। क्यों बहनें हो रही हैं पहले, क्यों भाई बाद में हो रहा है, ये दशा दे रही है। ये तो प्रॉमिस हमने यहाँ देख लिया, अब दशा बताएगी कि कब बहन होगी कब भाई। कई बार ऐसे भी होता है, एक भाई है फिर बहन है, फिर भाई है फिर बहन है, फिर भाई है फिर बहन है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है वो प्रॉमिस? तो फिर वो हमें कॉमन दिख रहा है कि हाँ दो भाई दो तीन बहनें, दो भाई या दो तीन भाई ऐसे हैं। तो वो दशा बताएगी कब भाई होना है कब बहन होने है। वो दशा प्रिंसिपल में आप पढ़ोगे। अब यहाँ पे अब ये देखो कि क्यों बड़ा भाई बहन इनका नहीं है, ये बताओ मुझे अब। सबसे पहली बात, 11th हाउस से देखेंगे हम, 11th हाउस 11th लॉर्ड से। ओके। 11th हाउस तो मीन राशि का है, बट हम्म। लॉर्ड भी जुपिटर है। लेकिन हम्म। कोई प्लैनेट बैठे नहीं है उस पर। ठीक है। और भाव जुपिटर तो भाव लगन में भाव है। में कुछ नहीं है। भाव पे सन और वक्री बुध देख रहा है भाव को, 11th हाउस को देख रहा है। यहाँ से हाँ। देख रहा है ना सन और वक्री 11th हाउस को। जी जी।
तो इसका मतलब क्या है, सन तो एक तो सेपरेटिव है, वैसे मित्र है इसके, इसका तो देने को दे सकता है एक बड़ा भाई, लेकिन यहाँ वक्री बुध भी देख रहा है, जो कि बुध बिल्कुल एनिमिकल हो जाता है जुपिटर के लिए। क्योंकि मैंने जी बताया था ना, जुपिटर राजपुरोहित है तो बुध प्रिंस है। वो उधर कहते हैं कि सिस्टम से चलो, डिसिप्लिन से चलो, वो बोलता है मैं तो राजकुमार हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। तो वो दोनों दोनों अच्छे हैं, दोनों पढ़ाई, नॉलेज, एजुकेशन और विजडम, और ये सब विजडम ज्यादा इधर आता है जुपिटर में, लेकिन दोनों की विचारधारा बिल्कुल एक, ये मॉडर्निज्म में जाएगा, वो ट्रेडिशनल में जाएंगे। तो मरकरी जुपिटर वैसे कहने को डायरेक्ट एनिमी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये एनिमिकल है अंदर से। तो ये मरकरी हम्म बकरी जो देख रहा है ना 11 इट इज नॉट गुड हेयर, सबसे पहली बात। फिर थोड़ा सा सन सेपरेटिव हो गया। फिर अब कारक पे आओ, सबसे बड़ी बात, कारक का रोल जरूर देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कारक यहाँ पीड़ित है। जुपिटर जो बड़े भाई बहन का कारक है, और यहाँ तो 11th लॉर्ड भी है, वो मंगल से पीड़ित है। भाव तो हमने अच्छा, देख लग्न लिया। में तो, लग्न में तो वो दिग्बली होना चाहिए ना जुपिटर। दिग्बली है जुपिटर, बिल्कुल है दिग्बली, लेकिन ये मंगल से भी तो अफ्लिक्टेड है मैडम। और यहाँ पे जी 11th लॉर्ड भी है। यहाँ पे अब हमने क्या देखा, भाव भावेश कारक में, भाव तो चलो फिर भी ठीक है, यहाँ पे 11th हाउस ठीक है, फिर भी बेटर पोजीशन है, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन भावेश भी पीड़ित है मंगल से, छठे घर के मंगल से। और कारक जुपिटर भी छठे घर के मंगल से पीड़ित है। ये छठा घर इसलिए मेन इंपॉर्टेंट हो गया कि ये और कहीं से नहीं देख रहा, छठा घर ये क्या दिखा रहा है, डिजीज दिखा रहा है, बीमारी। डी डी। तो बड़े भाई में अगर कोई हो भी, माँ बाप के हो सकता है इनके, इनसे पहले कोई मदर को प्रेगनेंसी हुई हो, है ना, लता मंगेशकर जी से पहले, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया होगा। ओके। अगर ये पोटेंट होते तीनों तो एक भाई जरूर होता है, या भाई ही दे देता है ये मंगल फिर तो। लेकिन ये स्थिति वो, अच्छा अब ये D1 में हो गया, अब D9 में बताओ, 11th हाउस, और फिर D3 में बताओ। D9 में 11th हाउस फीमेल, सॉरी, इवन राशि का है। हम्म। कर्क के शुक्र बैठे हैं। तो मतलब जो मेल साइन तो कोई है ही नहीं, तो तो बड़ा फिर भाई तो ठीक दिख है, ही नहीं बहन रहा। तो हो सकती है, इसका मतलब यहाँ लग रहा है देख के, भाव, जी भाव को देख के। जी। अब आगे चलो, भावेश। भावेश भावेश तो मून है, तो मून जो है वो बैठे हैं फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में बैठे हैं। हम्म। और न्यूट्रल लिस्ट में बैठे हैं क्योंकि धनु के मून है। हम्म। तो हाँ, अगेन वो भी फीमेल ये प्लैनेट देते हैं, तो बहन के चांसेस है, बट कोई हम्म। बहुत ऐसा नहीं है। हम्म। और अब कारक देखो, जुपिटर। अच्छा मैम, 11th हाउस का कारक जुपिटर है। ओके, तो जुपिटर जो है वो लियो राशि में बैठे हैं, और वो 12वें घर में बैठे, 12वां घर कोई अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अब यहाँ पे एक और बात देखो, जब कोई ग्रह 8 12 में, 6 8 12 में गया तो थोड़ा अफ्लिक्शन तो समझ में आया। लेकिन ये मित्र राशि में हमने तो लगा ली, तो मित्र राशि में कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब इस मित्र राशि के स्वामी को भी देखना आपको, जो डिस्पोजिटर है, जो जिस राशि में कोई ग्रह बैठता है उसको कहते हैं, उसका डिस्पोजिटर कौन है। तो मैंने देखा इसका डिस्पोजिटर भी 8वें में चला गया, सूर्य। दो इट इज एक्सॉल्टेड बट डेबिलिटेड सैटर्न के साथ भी है। तो ये इस डिस्पोजिटर, जुपिटर का डिस्पोजिटर पीड़ित हो गया यहाँ पे। और शनि से भी, मंगल मंगल भी यहाँ से देख रहा है, और ये डेबिलिटेड जी। है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये जुपिटर अब इतना पोटेंट नहीं रहा। ये जो कारक था ये भी पीड़ित हो गया, तो अब बड़ा भाई बहन नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल गई। अब D3 पे आ जाइए। D3, 11th हाउस, 11th हाउस, 11th लॉर्ड, कारक जुपिटर। बोलिए। मैम D3 में तो जी तो थर्ड हाउस जो है वो अगेन मीन राशि का है। हम्म। और मीन राशि का है, उस पे कोई प्लैनेट नहीं है। और अगर मैं मीन दृष्टि राशि देखूं का तो, कहाँ है, या वृश्चिक राशि है भाई? नहीं मैम, स्कॉर्पियो। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। अच्छा, थर्ड में नहीं, नहीं नहीं, छोटे भाई बहन कहाँ देखने हैं? अब तो मैं बड़े के लिए बता रही हूँ ना, अभी हम बड़ा ही तो देख रहे हैं हाँ। यहाँ पे अब। तो आप हाँ जी, छोटे पे तो क्यों मैम जा रही हो, वो तो हाँ हम कर तो चुके हैं छोटे वाले का, तो अब बड़े का देख रहे हैं, बड़ा जी बताओ मैम, मैम। तो जो बड़े का देख रहे हैं, तो फिर हाँ 11th हाउस में जो जो राशि है वो मंगल की राशि है, इवन साइन की, वृश्चिक राशि की। हम्म। और इसमें मून बैठे हैं, मून बैठे हैं। तो डेफिनेटली। अगेन मतलब बड़े में कुछ फीमेल का ही दिखा रहा है, मेल का तो कुछ दिखा नहीं हाँ, रहा है। लेकिन क्या ये मून, ये तो पीड़ित है, ये तो नीच का जी मून हाँ, है, मैं और इसमें फिर ये आने वाली थी पाप कि कर्त्री पीड़ित है। में भी है शनि मंगल से। जी जी। डबल एफ्लिक्शन हो मून गया। कोई पावरफुल नहीं है, हाँ, हाँ, डबल एफिशिएंट। तीसरा तीसरा ये देखो, वृश्चिक का स्वामी अपने से 12वें में गया मंगल। मतलब जब कोई भी किसी भी घर का स्वामी अपने से 12वें में चला गया, तो वो आधी पावर तो वैसे ही चली गई इस घर की।
ओके। समझ गए। जी। तो अब ये मंगल यहाँ आने से देखने को, ये मंगल यहाँ से लगन को देख रहा है, तो कारक का सुख मिलना चाहिए। लेकिन कारक का सुख बड़े से नहीं मिल रहा, वो छोटा हो सकता है बाद में कारक। भाई का सुख मिलेगा लेकिन भाई छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 11th लॉर्ड अपने से 12th में गया। 11th हाउस में एक नीच का ग्रह बैठा है। और अगर मैं इसके लगन को भी देख लूं, जुपिटर जो कारक है वो भी नीच का हो गया D3 में, तो बड़े भाई बहन तो नहीं होंगे, क्योंकि ये नीच का जुपिटर है, डेबिलिटेटेड जुपिटर इन लग्न। जी। ठीक है। तो ये जी इस मैम। तरह से हमें एक एक घर का स्वामी, एक एक उस चार्ट में उस कारक का भाव का क्या वेटेज है, कितना स्ट्रांग है वो, ये एनालिसिस में ही तो समय लगना है। नहीं तो ज्योतिष शास्त्र तो आप 4 महीने में तो बेसिक में इतना करा ही देती हूँ, अगर इतना आसान होगा तो फिर तो सभी पढ़ लेंगे। आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे, जैसे जैसे आप देखते जाओगे चार्ट, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। और कई लोग तो कुछ महीनों बाद छोड़ ही देते हैं, 2 महीने, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, फिर छोड़ दी प्रैक्टिस, तो फिर वो सब पानी हो जाएगा। लगातार देखते जाओगे तब आपको एकदम से खुलती चली जाएंगी, ऐसे लगेगा पढ़ रहे हो कुंडली, क्या उसकी लाइफ पढ़ रहे हो। तो वो आप समय के साथ जाएगा, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुल ये साइंस है, सुपर साइंस है ज्योतिष तो। इतने अच्छे प्रिंसिपल हैं कि अगर उनको ध्यान में रखो तो आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रिडिक्शन आ जाएगी। ठीक है। तो अब ये हमने चार्ट किया जिसमें कई भाई बहन है ना, अब वो दशा में हम देखेंगे कब हुए क्या हुए। अब आपको मैं एक लाइव केसेस दो करा रही हूँ, जिसमें एक ये केसेस है जिसके कोई भाई बहन नहीं है। ये कुंडली मेरे पास आज फिर से आई है, पहले भी मैंने इसका एजुकेशन भी प्रिडिक्ट की थी, मैरिज भी हुई प्रिडिक्शन, अब थर्ड फिर से आई है दोबारा। तो यहाँ इसके सिबलिंग नहीं है। ठीक है। तो आप बताओ, 31 अगस्त 1990 का बर्थ है, दोपहर को 3:15 बजे। और ये बॉर्न इन दिल्ली नहीं है, ये शायद देहरादून है, मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन कुंडली यही है। चलो बताओ अब इसको, या मैं आपको ऐसा करती हूँ, शेयर करती हूँ पराशर लाइट। इस कुंडली में क्यों इसके बड़े भाई बहन नहीं है, क्यों छोटे भाई बहन नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको ये कुंडली पराशर लाइट में शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ये कुंडली पराशर लाइट दिख रहा है आपको? यस मैम। चलो, अब यहां से अब आप एक कुंडली मुझे देख के बताओ कि इसके बड़े भाई बहन, पहले तो प्रॉमिस बताओ, दशा वगैरह से तो आता ही है, उस दशा में देखेंगे, लेकिन पहले तो थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड मंगल का एनालिसिस करो, फिर 11th और 11th लॉर्ड जुपिटर कारक का एनालिसिस करो, इन D1 कर लो, फिर D9 कर लो, फिर D3 कर लेंगे। चलिए बताओ, चारू करेगी या भारती मैडम करेंगी, या श्वेता? नमस्ते मैम आपको। नमस्ते नमस्ते मैडम, आप आ गए हो, मैंने देखा अभी कि आप आ गए हो। हाँ जी, मेरा फ्री पीरियड था, अब मैंने फिर ज्वाइन किया आपको। अच्छा अच्छा, चलो गुड। बताओ, आप करोगे चारू या भारती मैडम से करवाए? हम भारती मैम कर लें। चलो भारती मैडम आज आप थोड़ा सा करो, या श्वेता भी कर सकती हाँ है, हाँ, बट मैं आप पहले करो, बेटर रहेगा। चलो हम पहले बड़े भाई बहन का देख लेते हैं, 11th हाउस हम्म। है ना। हम्म। और 11th हाउस एंड उसका कारक वीनस। तो देखो वीनस नहीं, अष्टम में ही वीनस चला उसका गया है। लॉर्ड है, कारक तो जुपिटर है 11th हाँ हाउस। हाँ सॉरी, कारक तो जुपिटर है। हम्म। 11th हाउस का लॉर्ड है वीनस मैम, वो 8th हाउस में चला गया। हम्म। राहु केतु एक्सिस में आ गया, हम्म। पर उच्च के जुपिटर के साथ है। हम्म। मतलब लग्नेश जो है, जुपिटर तो मतलब देख, यहाँ तो लग रहा है कि थोड़ा पावरफुल है, पर एट्थ हम्म। हाउस में है। हम्म। तो और अब दृष्टि और देख लेते हैं कि यहाँ पे किसी उसकी दृष्टि तो नहीं है, दृष्टि तो नहीं आ रही यहाँ पे किसी की। हम्म। तो अब क्योंकि 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो अष्टम में चला गया, तो एक तो ये रीजन हो गया इसका हम्म। कि बड़े भाई बहन नहीं हुए। हाँ, और और इसका जो 11th हाउस कारक पे है, कोई शुभ प्रभाव तो है नहीं, तो हाँ 11th कोई हाउस भी अपने शुभ आप में प्रभाव नहीं क्या है। दे पाएगा, है ना। हाँ 11th जी लॉर्ड हाँ भी जी। पीड़ित हो गया थोड़ा। अच्छा, एक हाँ और जी। बता दूं, इनकी एक मैरिज टूट गई है। ठीक है। हम्म फर्स्ट मैरिज अभी आज मेरे पास आई थी मैचिंग के लिए, सेकंड मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, डाइवोर्स भी हो गया है ना। तो हम्म 3 साल शादी चली, तो 1 साल सेपरेशन, और फिर 1 साल बाद डाइवोर्स। अब दोबारा 5 साल बाद नेक्स्ट न्यू नया फिर से दूसरी शादी के लिए ढूंढना शुरू। तो मैंने एक आज मैचिंग हम्म करी है इनके लिए, और प्रिडिक्शन भी दिया उन्हें।
तो अब ये बड़ा भाई बहन तो है नहीं मैडम, अब छोटा भाई बहन बता दो D1 से। हाँ, छोटा भाई बहन भी मैम थर्ड हाउस को हम कंसीडर करेंगे। हम्म। थर्ड हाउस पे सन का इम्पैक्ट आ रहा है। सन, हम्म। अभी आप बता रहे थे कि वो विच्छेदकारी होता है, और हम्म। मरकरी रेट्रो है, वो देख रहा है सेवंथ हम्म। लॉर्ड होके। तो थर्ड नोट भी ये तो देख रहा दोनों, है, लेकिन सैटर्न देख रहा है थर्ड को। हाँ सैटर्न भी देख रहा है, और इसका जो लॉर्ड है वो भी रेट्रो है, रेट्रो के लग्न में बैठ गया अष्टमेश के साथ, मून के साथ। तो हम्म। इसका भाव भी पीड़ित पीड़ित है, और भावेश भी पीड़ित है यहाँ पे, और और मंगल की मंगल भी भी देख रहा दृष्टि है आ इस रही है शनि इसमें। को, मंगल भी हाँ, तो देख। ट्वेल्थ लोड है ना, तो हम्म। वो कर देता है ट्वेल्थ लोड इतना, क्या मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ। ट्वेल्थ लोड ठीक नहीं होता इतना, तो हाँ। वेस्ट कर देता है किसी भी चीज को। हाँ। तो इसी वजह से जो है इनके भाई, और बड़े भाई और छोटे भाई बहन का जो है वो प्रॉमिस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। बड़े का अब भी क्योंकि नहीं है, मून छोटे का सेट, भी नहीं। हाँ मून सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन में लगन में ही बन रहा है, तो डिप्रेसिव सी पर्सनैलिटी लग रहा है मेरे को तो। ये गवर्नमेंट जॉब में है, IITN है, इंजीनियरिंग करी है दिल्ली से, IIT से, और फिर हम्म। MBA किया है, और फिर अभी एक गवर्नमेंट जॉब में लेबर कमिश्नर है। हाँ, मैंने ना जितने मोस्टली जितनी मैं कुंडलियां देखती हूँ, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनका कहीं ना हम्म। कहीं मून जो है ना वीक होता है थोड़ा, है ना। क्योंकि वो मून जब पीड़ित होगा तो वो इंसान दुनिया से, समाज से थोड़ा कटेगा, और वो कहाँ हाँ, इन्वॉल्व होगा अपनी पढ़ाई में। अगर उसका बुद्धि पढ़ाई वगैरह में, अच्छा है, हाँ। बाकी ग्रह अच्छे हैं, तो फिर वो अपनी एनर्जी को वहां लगाएगा। लेकिन अगर और ग्रह भी हाँ, पीड़ित हो गए तो फिर वो पागलपन और सुसाइड भी हो सकता है फिर तो। क्योंकि ये बड़ा हाँ, डिपेंड हाँ। कर, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुंडली को टोटेलिटी में देखना है, कभी एक कॉम्बिनेशन हम्म। नहीं देखना कुछ भी। ठीक है। तो हम्म। अब ये एक चीज हो गई, और अब D1 हो गया मैडम, D9 पे आओ, फिर D3 पे आओ। हाँ, हाँ। अब D9 में हम देखेंगे इनका कोई भी भाई, D9 में तो मैम 11th लॉर्ड को मरकरी रेट्रो देख ही रहा है। हम्म। ये और अपना घर को देख रहा है, मरकरी तो अपना घर है, उसकी अपनी राशि को देख रहा है, तो हाँ, पोटेंसी देना चाहिए उसे देखने को। हाँ, देखने को तो देना लेकिन तो रेट्रो है। चाहिए, हम्म। लेकिन रेट्रो तो है। हम्म। और अभी लेकिन इसका, साथ में यहाँ पे कारक फिर पीड़ित है, जुपिटर पे मंगल की हाँ, दृष्टि आ रही है, विच इज थोड़ा बैड हो गया। हम्म। हाँ, और जुपिटर वैसे भी अष्टमेश है यहाँ पे, इस और कुंडली में एक और बात, अष्टमेश। D9 का लगन में भी लियो तो है, लेकिन सन सैटर्न रिट्रोग्रेड देख रहा है। तो ये बिल्कुल। छठा और सातवां, तो ये ग्रह मतलब शांति और सुख तो उतना नहीं दिख रहा ना, तो अब भाई हो जाता है या बहन हो जाए तो फिर तो थोड़ा तो इंसान को लगता है चलो कुछ तो है। इकलौता बच्चा है ना। अब तो 32 साल का हो गया। अब D3 पे आ जाओ फटाफट, D3 करके फिर हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे। D3 बताओ। D3 में भी अगर ये देखते हैं हम 11th हाउस सैटर्न को, पर रेट्रो, सैटर्न देख तो रहा है। पर रेट्रो है अगेन। हाँ, पर हम्म। वो तो कोई बात नहीं। हम्म। 8 9 रेट्रो है, पर बड़े भाई जैसे मंगल भी तो कारक होता है ना हम्म। भाइयों के लिए, वो भी हम्म। राहु केतु एक्सिस में है। हम्म। और पर सबसे बड़ी जुपिटर बात, यहाँ डी पे strong सबसे अच्छा D3 से कन्फर्म मिल रहा है कि D3 का लग्नेश ही राहु के एक्सिस पे है ना। तो ये भाई बहनों का टोटल लगन से तो हम सारा कुछ देखते हैं ना, उस कुंडली का हेड है ये, मतलब। हाँ, हाँ, इसका तो लगन यही ही पीड़ित कमजोर हो गया सबसे पहली बात, तो यहीं से हमें है। समझ में आएगा कि तो भाई बहन होंगे ही नहीं होंगे। फिर भी हम हाँ, ग्रह और घरों को भी देखेंगे, थर्ड को भी देखेंगे, 11th को देखेंगे, लेकिन दिख गया मंगल पहली बात लग्नेश बनने के कारण, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरे जुपिटर एक्सॉल्टेड है यहाँ पे, हालांकि बड़े भाई बहन का कारक ग्रह, लेकिन ये जो जुपिटर है ये यहाँ पे इस पे और कोई शुभ प्रभाव नहीं है। क्या इसको जुपिटर की दशा मिली होगी, अगर सपोज मिल जाती हाँ, जब छोटा था, तो शायद ये हो जाता कोई भाई बहन हाँ। छोटा, और ये अब इसके जन्म से पहले। अब ये देख लो, ये सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका बर्थ 90 का है, तो इसको वीनस की दशा में पैदा हुआ था, फिर सन आ गया। तो जुपिटर तो मिला ही हम्म। नहीं ना, महादशा नाथ तो मिला ही नहीं था जुपिटर की इसको हाँ, देता। तो दशा भी। मैम जब जुपिटर लग्नेश मिलेगा तब तक तो वो टाइम ही चला जाएगा। हाँ, माँ मैम बाप ने D3 का एक बच्चा लग्नेश पैदा किया, क्यों फिर पीरियड उन्होंने है? छोड़ ही दिया सेकंड प्लान करना। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ बोलो मैम D3 का प्राचार। लगन क्यों पीड़ित है यहाँ पे? हाँ, मंग यहाँ पे लगन भी देखो, 6 लॉर्ड लगन में आ गया, वक्री।
और मून जो है वो ठीक है, मून तो फिर भी गज केसरी योग बना रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ अब ये D3 चार्ट ठीक है, भाई बहन नहीं है इसके, लेकिन इससे आप इसका नेचर भी बता सकते हो। अब नेचर पे बताओ चारू, तुम्हारा काम है अब नेचर पे, जो मैंने NAD बताया, जी नाग मैम, लगन। जस्ट वन थिंग, इसमें जो लगन है D3 बताओ। का, वो सूर्य लगन है। तो सूर्य तो इनका अच्छे घर में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, तो ये अच्छी बात है मेष ना है वो तो। भैया D3 में। ये नवांश का पूछ रहे हो, किस में बोल रही हो? D3 में। मैम D3, सॉरी मैम, ये ठीक है। सूर्य का कहाँ है? ये मंगल का राशि है भाई, तुम कंफ्यूज मत हो भाई, आज तीसरी मैं बार कंफ्यूज कंफ्यूज। नहीं हूँ मैम, आज आज थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। आज तीसरी बार तुमने गलत बोली है राशि। बताओ, मैम 1 2 3 4 12 तक ही याद करनी है राशियां। हाँ, 12 राशियों के नंबर और नाम, और वो याद नहीं हुआ अभी तुम। चलो मैम हो मेष। गए, बस दिमाग आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मेष। ठीक है। मेष बैठी, मेष राशि। हाँ बोलो, अब बोलो। एरीज है और मंगल इसके स्वामी है, तो मंगल जो है, आप बोल रहे हो कि मंगल पीड़ित है इसमें, ओके, राहु के साथ है इसलिए, ओके गॉट इट। एंड और इसमें जो शनि की भी दृष्टि है, ये एक सिंगल अफ्लिक्शन से कभी कुछ नहीं होता, ये शनि भी तो देख रहा है इसको, मंगल तो बेचारा पिट ही गया। राहु और शनि ने मिलकर पीट दिया उसे पूरी तरह। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मंगल मतलब यहाँ भाई तो होगा नहीं इसका, ये तो पक्का हो गया D3 से हमें, है ना, बिकॉज मंगल कारक तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है ना, राहु शनि पीट दिया। अब अगर चलो मान ली जुपिटर तो एक्सॉल्टेड है, कारक अच्छा है, तो अब फिर 11th हाउस 11th लॉर्ड देखो, या अगर बहन भी देता तो फिर बहन के लिए भी थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड देखते, कि भाई तो होगा नहीं, ये तो पक्का पता चल गया, है ना। तो अब यहाँ से पहले शनि देख रहा है यहाँ पे अपने घर को, तो एक बड़ी बहन इसकी हो सकती थी, इनके माँ बाप की शादी इनके जन्म से 3 साल पहले हुई। एटी ओके। सेवन में शादी हुई है, 90 में ये पैदा हुए। हाँ, तो दशा नहीं है, करेक्ट। केतु की दशा थी देखो, या वो तो, ये तो वीनस है, लेकिन वो 8th हाउस में वीनस है ना, कहाँ से होगा? 87 में हम्म। शादी तो कैसे होगा? वही वीनस तो पिटा हुआ है वहां पे, वो भी पिटा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब ये दोनों चीजों को जोड़ के ही होगा। अभी तो दशा पे आओगे तो दशा की और क्लैरिटी से बताऊंगी, प्रिंसिपल डी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, 3 लेवल तो देखेंगे, तब आपको बहुत अच्छी प्रिडिक्शन आने लग जाएगी। पहले D1 D9 D3, तो मोटा मोटा तो हमें समझ में आ गया ना, इसका एक भाई तो होगा नहीं, बहन जरूर हो सकती है, छोटी या बड़ी, वो हम फिर दशा से देख लेंगे। यहाँ पे अगर D3, चलो छोटी भाई बहन बहन का देख लेते हैं। तो मरकरी अपने से 11th में गया है, लेकिन वक्री है, मून के साथ बैठा है। मून ठीक है, मून तो दुश्मन तो नहीं है मून इसके लिए, लेकिन हाँ, वही बात है कि इसके जन्म के वक्त जो दशा थी, उसके बाद वाली दशाओं में क्या बहन एक हो। मैम छोटी के तो नहीं चांसेस है, बड़ी के ही थे, क्योंकि छोटी कैसे वो हाँ नहीं हो सकती ना, मंगल छोटे का तो मंगल कारक होता है, हाँ, राइट। वो कारक भी है, और फिर ऑब्वियसली फिर भी मैं एक बार 1% थोड़ा सा दे दें तो वेटेज, तब भी हमें फिर यही लग रहा है कि दशा शायद नहीं मिली होगी, तो वो आप दशा पे फिर ये सारे चार्ट जो भी मैं देती हूँ सेव करते हुए चलो, क्योंकि ये बार बार आपको इसको, मतलब आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हो इन चार्ट, ये लोग लाइव केसेस जो मेरे पास इसके जन्म से पहले थे, इसका नाम भी मैंने रखा, बताओ इस बच्चे का, 32 साल का हो गया। और मैम मेरे, एनएडी जो आप कह रहे थे, एनएडी, एनएडी उस तो अगस्त हाँ अगस्त का है उसका। हाँ हाँ, NAD, हाँ, अब अगस्त से देश में पैदा हुआ तो नेचर अच्छा है, डिप्रेसिंग डिप्रेसिंग कुछ नहीं रहता, बड़ा कॉम्पोज, बिल्कुल शांत, समझदार, इंटेलिजेंट, टॉपर है ना भाई, ITN है, IT में एडमिशन ऐसे होता नहीं, और फिर उसने MBA भी कर लिया, फिर उसके बाद वो लेबर कमिश्नर, और उससे पहले भी उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ज्वाइन किया था एज ए मैनेजर, फिर कुछ समय बाद वो जॉब छोड़ दी 4 6 महीने करके। मतलब उसने जहां इंटरव्यू दिया वहां सब उससे सिलेक्शन होता है, करियर इज वेरी गुड, बट क्या पर्सनल फ्रंट पे कहीं पे तो कुछ कमी, तो कहीं ना कहीं तो ग्रह मारते हैं, कहीं देखो हर फील्ड में कोई नहीं अच्छा हो सकता। तो वो उसकी पहला विवाह हुआ, और बंगाली लड़की से लव, लव कम अरेंज मैरिज हुई, 3 साल भी नहीं रही, वो PhD कर रही थी वो भी, ये अपना अच्छा पढ़ रहा, फाइनली इसकी PhD पूरे होते ही उसने इसको तलाक का नोटिस भेज दिया, और वो अलग भी हो गया, अब तो डाइवोर्स भी हो गया, है ना। और अब सेकंड मैरिज के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, और सेकंड मैरिज के लिए जो आज कुंडली एक पे दी थी वो मैंने मैच करी है, और मेरे हिसाब से उससे होनी चाहिए, अच्छी है लड़की, वो भी डाइवोर्स है खैर। लेकिन अब वो ये सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होगी। अच्छा, अब मैंने तुम्हें नवांश करा दिया था, तो चलो इनकी सेकंड मैरिज भी बता दो, चलो मैरिज पहली क्यों टूटी ये भी बताओ चारू। मैम मेरा तो आज दिन ही गलत है। चलो अब ये श्वेता बताएगी, बहुत देर से शांत बैठी। मैम इनका जो सेकंड मैरिज हुई है मैम, वो उसका कारण मैम कोई लगन नहीं है में अभी, शनि। वो नहीं है, करने के लिए ढूंढ रहे हैं, पहली मैरिज बताओ क्यों टूटी है।
अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल मैम, रीजन। पहली मैरिज क्यों टूट गई इनकी मैम? शनि हाँ की वजह से। हम शनि लगन में बैठे हैं D1 में। हाँ, शनि और मून जो ये लगन सप्तम को देख रहे हैं ना, क्योंकि एट्थ हाँ, लॉर्ड मून यहाँ पे एट्थ लॉर्ड होके देख रहा है। अगर ये एक एट्थ लॉर्ड लॉर्ड है। होता तो शायद नहीं इतना ज्यादा होता। अब एट्थ लॉर्ड का भी तो काम करना है। और हम्म। सैटर्न तो वक्री हो ही गया लगन में, अच्छा। मैम आपने बताया था कि लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैम। लग्नेश का अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे धनु राशि का लगन का स्वामी उच्च का हो गया अष्टम, तो ये स्ट्रगल तो लाइफ में एक है ही ना, लाइफ लॉन्ग उसके। हाँ मैम। आपको पता है इनके माँ बाप उन्होंने खूब स्ट्रगल करी है। उनकी कुंडलियां भी मैं कभी आपको इनकी मदर की दूंगी। फादर की तो शायद उनका पक्की नहीं पता वो सही है नहीं है, लेकिन मदर की है मेरे पास, वो भी एक रीजन है। वो जब आप एडवांस लेवल पे आओगे तब कराऊंगी, क्योंकि उनमें भी एक स्टोरी है एक बहुत। ये सब देखो, मैंने इतने सालों की मेहनत लगी खुद। है। जी मैम। जो कितनी मेहनत है, कितना डेटा बैंक, कितना उसको रखना। और ऑब्वियसली वो आपको कांटेक्ट करे तो आपको रिस्पॉन्ड करके उसको आगे भी करना, और फिर वो ठीक होती है प्रिडिक्शन तो उस हिसाब से। तो हम लोग जो वेदांग ज्योतिष से जो ज्योतिष सीख रहे हैं ना, आप लोगों को हम ऑथेंटिक डेटा, एक तो राव सर का डेटा हम यूज करते हैं, राव सर ने जो दिया तो राव सर ने चेक करा हुआ है। और फिर हम अपने लाइव केसेस दे रहे हैं तो हमारे चेक्ड है। अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में तो मैं देख रही हूँ कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब बकवास, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है साथ में। क्या ज्योतिष सीखेगा बच्चा? जो स्टूडेंट आ रहे हैं, बताओ, जेन्युइन एक तो इतनी बड़ी मैम, विद्या है ना। मीटिंग ओवर होने वाली, तो मैं हाँ एक चलो, एक अभी इसका हो गया। अभी नेक्स्ट चार्ट मैं एक, हाँ, कौन मैम सा एक चार्ट सेकेंड, लगाना एक है, सेकेंड, मैं ये कह रही थी कि 9th हाउस में इसमें सूर्य है और सूर्य की राशि में, तो फिर अच्छा, ये मतलब मैरिज अच्छा ठीक योग है। रहेगी। देखो अभी इसमें एक और बात मैंने बताया था ना कि 9 से हम सेकंड मैरिज देखेंगे। और यहाँ देखो वीनस D1 में तो कर्क राशि का है, 8th हाउस में। नवांश में देखो 8th हाउस में एग्जॉल्टेड बैठा वीनस। तो जी। मतलब वैवाहिक सुख लेटर ऑन है, शुरू में नहीं है। है ना, 27 साल में शादी करी और फिर खराब हो गई वो। अब वो 32 के बाद शादी करेगा तो फिर वैवाहिक सुख मिल जाएगा। और यहाँ 9th हाउस, 9th लॉर्ड भी स्ट्रांग है, अपने घर में बैठा है। कोई अफ्लिक्शन नहीं है। मंगल जरूर छठे घर से देख रहा है, लेकिन मंगल सूर्य का मित्र है यहाँ पे। थोड़ा सा इश्यूज जी। तो थोड़े बहुत होंगे सेकंड में भी, लेकिन इतने नहीं होंगे कि चले ना विवाह। तो शादी हो जाएगी। ठीक है, अब और जल्दी। मैम फर्स्ट वाली में बुध जो है, जो उस हाउस के हाँ, भावेश हैं बुध, वो भी, वो हाँ, वो भी कोई स्ट्रांग नहीं है, रेट्रोगेट है। मंगल, ये जो बुध है ना, यहाँ भी वक्र बुद्धि मंगल देखने के कारण कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल देगा। वाणी का कारक है ना बुध, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ चंद्रमा को भी मंगल देख रहा है, तो गुस्से में कभी कभी तो बोल ही देता होगा ये। इसीलिए झगड़ा फिर हुआ ना, फिर जो भी है, वाइफ से अलग हो गया है ना। लेकिन सेकंड मैरिज जब जिससे कर रहा है, अगर वो भी डाइवोर्स जाए तो वो भी समझेगी कि भाई इस तरह से नहीं चलता। अब एक थर्ड कुंडली करा रही है जिसमें एक ही बहन है। ये मैम कुंडली, टाइम तो नहीं है। 1 मिनट रह गया, होमवर्क में ले लेना। इसमें इनकी एक छोटी बहन है, ये प्रिडिक्शन भी बहुत सही रही थी। ये लगन से तीसरे घर में, बड़ा भाई बहन तो है ही नहीं, वो देख लो, यहाँ शनि देख रहा है 11th को, पीड़ा दे रहा है। और इसका स्वामी भी 12th में चला गया। और थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा है डेब्रिटेटेड। तो इसीलिए मंगल लगन में, तो एक छोटा भाई बहन का सुख होना चाहिए। मंगल वीनस के साथ बैठा है तो बहन का सुख होगा। यहाँ इवन साइन आ गया, इसलिए एक छोटी बहन हुई D1 में। इसी तरह फिर आप D9 में देख लोगे, D3 में देख लोगे। D3 में देखो, यहाँ पे वीनस और मार्स देख रहे हैं तीसरे घर को, शनि भी देख रहा है। तो ये भी प्रिडिक्शन वैसी है कि जन्म से पहले मतलब बता दिया कि बहन ही होगी भैया, भाई नहीं होगा छोटा। ठीक है ना। मंगल की वजह से मैम, और थर्ड हाउस की वजह से, राइट।